नमस्कार दोस्तों, आदर्श टेक्निकल क्लास है दौसा में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हो दोस्तों? आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, मस्त होंगे। सभी को राम राम सा। दोस्तों यहाँ पर अपन देख रहे हैं इलेक्ट्रीशियन थ्योरी। जी हाँ मेरे दोस्तों, इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के यहाँ पे टॉप जो क्वेश्चन होते हैं, यहाँ पर पिछली जितनी भी भर्ती परीक्षाएं हैं उनमें जो टॉप क्वेश्चन है वो लेकर आए हैं। और ये जो सेशन चल रहा है, ये सेशन दोस्तों बहुत लंबा चलेगा, पता नहीं कब तक चलेगा। तो यहाँ पे आज क्लास नंबर 12 है और 11 अपन कर चुके हैं। तो अभी आपने वो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हो। और इसकी पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाती है दोस्तों। तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के वहाँ पे लिंक है। और दोस्तों यहाँ पे आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आइए, पहला प्रश्न क्या है तो ये लीजिएगा दोस्तों। पहला प्रश्न ये लीजिएगा। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है मेरे दोस्तों, यहाँ पे बहुत ही प्यारा प्रश्न है। और क्वेश्चन है, क्रोड यानी कोर की परत बंदी यानी लेमिनेशन सामान्यतः इससे होती है। तो दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे कि तो यहाँ पर क्रोड, तो क्रोड क्या है? तो मैं कहूँगा जैसे कि सपोज करते हैं यहाँ पे ये आर्मेचर है दोस्तों, ठीक है। और आर्मेचर के जस्ट बराबर में यहाँ पे कम्यूटेटर होता है और कम्यूटेटर से बाहर निकलती है दोस्तों यहाँ पे शाफ्ट। तो ये इस प्रकार से होता है, क्लियर यहाँ पे। और इस ये जो कम्यूटेटर ये आर्मेचर होता है तो इसके बीच में यहाँ खांचे कटे होते हैं। और ये खांचे जो होते हैं, इन खांचों में क्या डाली जाती है तो हम बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पे इन खांचों के अंदर हम डालते हैं यहाँ पे वाइंडिंग, ठीक है। तो ये वाइंडिंग होती है इसमें। और ये जो वाइंडिंग के सिरे हैं ये कहाँ जुड़े होते हैं तो अपन कहते हैं या राइजर होते हैं ये। और ये राइजर पर यहाँ पे जुड़े होते हैं मेरे दोस्तों। तो ये जो कम्यूटेटर होता है ना, ये तो बना होता है, ये तो क्या है, कम्यूटेटर है, कम्यूटेटर। और ये जो बना होता है ये किसका बना होता है तो बात करेंगे दोस्तों, ये आपके हार्ड ड्रॉन कॉपर का बना होता है, कठोर कर्षित तांबे का बना होता है। और ये जो आपका है ये है आर्मेचर। ये क्या है? आर्मेचर होता है। यहाँ पे जो ये आर्मेचर है तो ये आर्मेचर पूरा एक का एक नहीं है दोस्तों, ये पत्तियों में बना होता है। यानी कि इस प्रकार की एक क्या होती है, गोल पत्ती होती है बिल्कुल पतली। और यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ पे इसमें क्या कटे होते हैं दोस्तों, ये खांचे कटे होते हैं। तो ये जो एक ब्लेड होती है या एक पत्ती होती है तो ये क्या होती है तो बात करेंगे। अरे भाई यार दोस्तों, यहाँ पे एक मक्खी है जो परेशान कर रही है, ये देखो। क्योंकि मच्छी भी आजकल डिजिटल बोर्ड चलाने का मजा ले रही है अभी। अरे तो ये देखो, यहाँ से अपन इस प्रकार से ये कट कर देते हैं तो ये आपकी जो कोर होती है ये इस प्रकार से होती है दोस्तों। ये इस प्रकार से होता है। और बीच के अंदर मैं कहूँ तो यहाँ पे बीच में जो होगा इस प्रकार से ये होल होता है जिसमें शाफ्ट लगाई जाती है ना। तो यहाँ पे, और दूसरी चीज यहाँ पे ये अचालक तो होगा ही, और यहाँ पे फिर क्या डाल दी जाती है, वाइंडिंग। तो एक ये जो चक्कर है, एक पत्ती है, इसे क्या कहते हैं, ये आर्मेचर कोर है। ये क्या है, कोर है, या फिर आप इसे क्रोड कह सकते हो। इसे क्या कह सकते हो, क्रोड कह सकते हो। तो ये अनेक सारी होती है। तो इनको लेमिनेशन, इनके ऊपर पर्दे को क्या किया जाता है, लेमिनेटेड किया जाता है, लेमिनेशन चढ़ाया जाता है, जिससे कि हमारी भंवरधारा हानि क्या हो रही है, कम से कम होनी चाहिए। अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है ये बनी किससे होती है तो मेरे दोस्तों ये बनी होती है सिलिकॉन, सिलिकॉन स्टील से। सिलिकॉन स्टील की लेमिनेटेड पत्तियों से ये बनी होती है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सिलिकॉन इस्पात हो जाएगा। क्योंकि स्टील को हिंदी में क्या कहते हैं, इस्पात कहते हैं। तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा यहाँ पे। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। और यहाँ पे अगला जो प्रश्न है वो क्या है, ये लीजिएगा। यहाँ पे अगला प्रश्न आ चुका है। और प्रश्न क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है तरंग वाइंडिंग में
समांतर पथों की संख्या हमेशा कितनी होती है? तो दोस्तों यहाँ पे तरंग वाइंडिंग, अब समझते हैं। यहाँ पे एक मशीन होती है जिसे कहते हैं हम डीसी मशीन। कौन सी? डीसी मशीन कहते हैं। और दोस्तों डीसी मशीनों में जो वाइंडिंग होती है वो कौन सी वाइंडिंग होती है? तो हम कहेंगे बंद वाइंडिंग होती है। कौन सी वाइंडिंग? तो यहाँ पे बंद वाइंडिंग होती है। और ये जो बंद वाइंडिंग होती है ना, ये दो प्रकार की होती है दोस्तों। कौन कौन सी? एक होती है आपकी लेप वाइंडिंग और एक होती है आपकी वेव वाइंडिंग। ये लेप और वेव दो प्रकार की वाइंडिंग होती है। यहाँ पे जो लेप वाइंडिंग होती है इसको हम समांतर वाइंडिंग भी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? समांतर वाइंडिंग भी कहते हैं। इसी को गमनागमन वाइंडिंग या, और इसे वेव वाइंडिंग जो होती है इसको तरंग कुंडलन, या फिर इसे हम कहते हैं श्रेणी वाइंडिंग कहते हैं, सीरीज वाइंडिंग भी कहते हैं। अब देखो ध्यान से, समांतर वाइंडिंग जो होती है इसका मतलब है समांतर में क्या समान रहता है? तो हम कहते हैं वोल्टेज समान रहता है। भाई वोल्टेज क्या रहेगा इसमें? समान रहेगा। और जो समान रहता है ना वो निम्न होता है। ऐसे याद करना है तो मैं कहूँगा वोल्टेज अगर समान है तो यहाँ पे बोलो धारा क्या होगी? उच्च। बस यही तो याद रखना था इसमें कि लैप वाइंडिंग में हमेशा धारा उच्च होती है और वोल्टेज क्या रहता है? निम्न। जबकि इधर देखो मैं कह रहा हूँ श्रेणी है और श्रेणी में बोलो क्या समान रहता है? तो मैं कहूँगा धारा समान रहती है। और धारा समान रहती है तो ये निम्न होगा। मैं ये कह रहा हूँ जो समान है उसको क्या कर दो? निम्न। और वोल्टेज को क्या कर दो? उच्च। तो इसमें अपन कहेंगे कि जो वेव यानी तरंग जो वाइंडिंग होती है उसमें वोल्टेज का मान तो क्या रहेगा? ज्यादा, और धारा का मान क्या रहेगा? कम होता है। तो आपसे क्वेश्चन उल्टा भी पूछ सकता है कि निम्न धारा उच्च वोल्टेज मशीनों में कौन सी वाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है? तो हम बताएंगे वेव वाइंडिंग यानी तरंग कुंडलन का हम प्रयोग किया जाता है। दोस्तों यहाँ पे अब आते हैं समांतर पथों की संख्या। समांतर पथों की संख्या, तो समांतर पथों की जो संख्या होगी वो कौन सी होगी? तो यहाँ पे हम कहेंगे समांतर पथों की जो संख्या होती है दोस्तों A बराबर क्या रहेगा? P। A बराबर क्या होगा? P होता है। तो A क्या है? समांतर पथों की संख्या। और P क्या है? पोलों की संख्या। P का मतलब क्या है? पोल। तो यहाँ पे जितने पोल होंगे उतने ही समांतर पथ होते हैं। जबकि मेरे दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो यहाँ समांतर पथों की संख्या, तो समांतर पथों की संख्या होती है तो A बराबर हमेशा क्या होता है? यहाँ पे 2 होता है। A बराबर क्या हो जाएगा? 2 होता है। तो यहाँ तरंग वाइंडिंग में पूछ रहा है तो हमेशा कितना हो जाएगा? 2। तो दोस्तों यहाँ पे तो राइट ऑप्शन तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये A ऑप्शन हो जाएगा। यानी A बराबर कितना? 2। और यहाँ पे A बराबर क्या हो जाएगा? तो A बराबर हम कहेंगे दोस्तों P होता है। यानी पोलों की संख्या पर डिपेंड करता है। बोलो दोस्तों अच्छे से समझ में आया कि नहीं? पूरा मैंने बता दिया आपको, आराम से, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और दोस्तों अगर कोई प्रॉब्लम भी आती है तो प्लीज आप कमेंट में जरूर कीजिएगा कि सर आपके इस वीडियो में या इस बोर्ड पर या ये दिक्कत आ रही है, ताकि मैं अच्छे से उसको सुधार पाऊँ, एक्सप्लेन कर सकूँ। दोस्तों आप कई सारे कैंडिडेट देखते हैं, अगर दोस्तों सही है तो आप सही लिख दीजिए, और 1% भी अगर कमी आ रही है ना तो प्लीज आप उसे मुझे बताइए ताकि मैं सुधार कर सकूं। दोस्तों जब तक आप मुझे नहीं बताओगे तब तक मैं सुधार कैसे करूं? और आपको कौन सा कंटेंट चाहिए वो बताइएगा, मैं वो भी चालू कर दूंगा। ये सीरीज तो चलती ही रहेगी, ये दी एंड नहीं होगी, ये पता नहीं कब दी एंड होगी। अब अगर आप चाहते हो कि सर वो चीज़ और पढ़ाइए, हमें ज़रूरत है, तो वो भी आप कमेंट कीजिएगा ताकि मैं वो बता सकूं आपको या पढ़ा सकूं। ठीक है, आइए तो यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आता है और ये लीजिएगा अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न क्या है? तो यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। डीसी मशीन में एक आर्मेचर की ध्रुव पिच का मतलब होता है पोल पिच, खालिस्तान है यानी पोल पिच याद करनी है। यदि ध्रुव का मतलब पोल, और स्लॉट की संख्या क्रमशः से 4 और 28 है। यानी पोल की संख्या तो मेरे दोस्तों P4 पोल की संख्या तो 4 है, और
और स्लॉट की संख्या कितनी है? स्लॉट की संख्या यहाँ पे 28 है। और आपको क्या ज्ञात करना है? यहाँ पे पोल पिच ज्ञात करना है, यानी कि वाई पी ज्ञात करना है। दोस्तों ये चीज ज्ञात करनी है, सूत्र हमको याद होना चाहिए क्या? पोल पिच बराबर होता है स्लॉट की कुल संख्या बटा पोल की संख्या। पोल की संख्या ये। अब यहां पे मेरे दोस्तों आपको सीधा सीधा लिखना है स्लॉट की कुल संख्या, तो यहां पे 28 है और यहां पोल की संख्या कितनी है? तो पोल की संख्या 4 है। तो आप खुद बता दीजिए, 4 का भाग इसमें दिया, 7 चौक 28 आया कि नहीं आया? तो वाई पी बराबर हम सीधा कह देंगे भैया पोल पिच कितना है? यहाँ पे 7 है और 7 हमारे ऑप्शन में आराम से है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन होता है। क्लियर? आइए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे चलिएगा, यहाँ पे अगला प्रश्न आ चुका है। और अगला प्रश्न क्या है? आइए, तो फिलामेंट लैंप सामान्य रूप से किस पावर फैक्टर पर कार्य करता है? दोस्तों फिलामेंट जो लैंप होता है उसके बारे में बात करते हैं। इसको कहते हैं तंतु लैंप, तंतु, या आप इसे ताप दीप्त लैंप भी कह सकते हो, या इनकैंडिसेंट लैंप कहते हैं। ताप दीप्त लैंप कह दीजिए ना, ताप दीप्त लैंप, ताप दीप्त लैंप जिसे तंतु लैंप कहते हैं। इसमें दोस्तों देखो ध्यान से क्या क्या होता है। यहाँ पे सबसे पहले कहेंगे ये एल्यूमिनियम की कैप होती है और इस प्रकार का ये आवरण होता है दोस्तों। यहाँ पे ये एक एग्जॉस्ट ट्यूब होती है यहाँ पे, और ये 2 मेन टर्मिनल होते हैं दोस्तों। ठीक है, ये आपके लाइटिंग सोर्स रहेंगे ही रहेंगे। तो यहाँ पे मेरे दोस्तों ये आएगा करंट, और यहाँ पे एक कॉइल नुमा ये होती है जिसे आप क्या कहते हो? कमेंट कीजिएगा क्या कहते हो। और यहाँ 2 सपोर्ट वायर लगाए जाते हैं दोस्तों। यहाँ पे इसको अलग कलर दे दूं क्या, तो कंफ्यूज नहीं होंगे। तो यहाँ पे मैंने कहा कि ये क्या है? सपोर्ट वायर है। ठीक है, आगे देखिएगा, यहाँ पे बात करते हैं कि यहाँ पे 2 पिन होती है ताकि होल्डर में रोक सके। ठीक है, अब थोड़ा सा इसका यहाँ पे बात करते हैं। ये तो है टर्मिनल, ये होती है मेरे दोस्तों पिन, इसे कहते हैं कैप। ठीक है, जो एल्यूमिनियम की बनी होती है। ये होती है एग्जॉस्ट ट्यूब, ये होता है क्वार्टज कांच, और यहाँ पे दोस्तों ये होता है हमारा क्या? फिलामेंट। ये और किसका बना होता है? तो हम बात करेंगे टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, ये, और ये होता है सपोर्ट वायर, ये। ठीक है, अब दोस्तों ये 2 प्रकार से होता है, एक निर्वात में भी होता है और एक गैस भरा भी होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो ताप तंतु लैंप होता है, इसका जो पावर फैक्टर होता है, वो हमेशा क्या होता है? यूनिटी होता है। यूनिटी कह दो, चाहे एकक कह दीजिए, है ना, एक। तो राइट ऑप्शन तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे सी ऑप्शन होता है। तो ये पूरी जानकारी यहाँ पे दे दिया है दोस्तों। इसे GLS लैंप भी कहते हैं, GLS यानी जनरल लाइटिंग सर्विस भी कहते हैं लैंप। जनरल लाइटिंग सर्विस लैंप के नाम से भी इसको जाना जाता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, और अगला प्रश्न आता है दोस्तों
यहाँ पे प्रश्न को पढ़ते हैं ध्यानपूर्वक। और ये प्रश्न आ चुका है, निम्नलिखित में से किस उपकरण में सुरक्षा के लिए भू संपर्क की आवश्यकता नहीं होती है। दोस्तों, हमको पता है कि घरों में जितने भी उपकरण होते हैं उन सभी के लिए क्या होना चाहिए, वहां पे एक कम से कम एक अर्थ अवश्य होना चाहिए। लेकिन जितने भी आपके बड़े उपकरण होते हैं उनके लिए कितने अर्थ होने चाहिए, कम से कम 2 अर्थ अवश्य होने चाहिए, ताकि यहाँ पे अपन बात कर सके कि दोस्तों एक तो होना ही होना चाहिए। उसके अलावा बड़े कोई मशीन है, जैसे कोई एसी है या एक्सरे मशीन है या फिर कोई ट्रांसफार्मर होता है, बड़ी मशीन होती है, तो उसके लिए कम से कम 2 अर्थ अवश्य होने चाहिए। तो वॉशिंग मशीन बिल्कुल अर्थ की आवश्यकता होती है, झटका कभी भी लग सकता है। रेफ्रिजरेटर बिल्कुल जरूरी है। यहाँ पे विद्युत कुकर होता है, इसके लिए भी जरूरी होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो वैक्यूम क्लीनर होता है ये श्वास खींचती है, छोटा होता है ये, तो उसके लिए यहाँ अर्थिंग की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा जाएगा कि वॉशिंग मशीन और यहाँ पे मैं बात करूंगा रेफ्रिजरेटर में मोटर कौन सी होती है, इन दोनों में मोटर कौन सी होती है। तो दोस्तों बात करेंगे, इसमें जो मोटर होती है वो होती है कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर होती है। इसके अलावा जैसे वॉशिंग मशीन हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, इसके अलावा जैसे एसी होती है, ठीक है, ग्राइंडर मशीन, अपने ग्राइंडर कौन सी, वेट ग्राइंडर यानी कि चक्की जो होती है वो समर्सिबल मोटर होती है, वो उन सभी के अंदर कौन सी मोटर प्रयोग की जाती है, तो अपन कहेंगे यहाँ पे ये प्रयोग की जाती है। विद्युत कुकर के अंदर कोई भी मोटर नहीं होती है। क्लियर। तो यहाँ पे नेक्स्ट इसमें राइट ऑप्शन हो गया वैक्यूम क्लीनर। वैक्यूम क्लीनर के अंदर बताइएगा कौन सी मोटर होती है, तो दोस्तों इसमें होती है यूनिवर्सल मोटर। कौन सी, यूनिवर्सल। तो यूनिवर्सल मोटर इसके अंदर पाई जाती है। आइए नेक्स्ट यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं दोस्तों, और ये लीजिए अगला प्रश्न है। और प्रश्न क्या है, आइए समझते हैं यहाँ पे एक एक पॉइंट को ध्यान से। बैटरी का विशिष्ट घनत्व चेक करते हैं यानी मापते हैं किसके द्वारा, तो दोस्तों ये विशिष्ट घनत्व जो होता है ये आपेक्षिक घनत्व कह दीजिए चाहे विशिष्ट घनत्व कह दीजिए ना। तो यहां मैं बात करूंगा विशिष्ट या फिर आपेक्षिक घनत्व, ये कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार ये घनत्व। तो इसको माप करके बैटरी का पता लगाते हैं चार्जिंग का, चार्जिंग है क्या नहीं है। तो यहाँ पे ये किसके द्वारा मापा जाता है, तो हम कहते हैं हाइड्रोमीटर। किसके द्वारा, हाइड्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है। ये हाइड्रोमीटर होता कैसे है दोस्तों, ये होता है जैसे कि आपकी इस प्रकार से होता है ये, और इसके ऊपर एक बॉल सी होती है, इसमें एक ट्यूब सी होती है ये, और यहाँ पे नंबरिंग होती है। इसके अंदर जो आपका बैटरी होती है, इसके अंदर जो लिक्विड पदार्थ होता है ना, इसमें होल के अंदर ये दे करके और इसमें इसको पिचकाते हैं, इसको देते हैं, फिर छोड़ते हैं। इसके अंदर क्या आ जाता है, ये इलेक्ट्रोलाइट आ जाता है। और इलेक्ट्रोलाइट का क्या माप लिया जाता है, आपेक्षिक घनत्व। और आपेक्षिक घनत्व के द्वारा ही यहाँ पे चार्जिंग का पता लगाया जाता है। जैसे कि मैं बात करता हूँ यहाँ पे, जैसे कि अपन कहते हैं पूर्ण चार्ज, क्या कहते हैं, पूर्ण चार्ज कहते हैं। एक जैसे कि मैं कहूँगा यहाँ पे हाफ यानी अर्ध चार्ज। नेक्स्ट मैं कहूँगा कि एक होते हैं बिल्कुल डिस्चार्ज या निरावेशित कह दीजिए, डिस्चार्ज कह दीजिए। क्लियर। तो यहाँ पे अब होता कितना है दोस्तों, तो यहाँ पे मैं कहूँगा सीधा सीधा कि यहाँ पे 1180 से 200 सॉरी 2000 1180 से लेकर के 2000 तक होता है। यहाँ पे मैं बात करूंगा 2000 से लेकर के यहाँ पे 250 तक होता है। और यहाँ 250 से लेकर के सॉरी, हाँ सही तो है, सॉरी 250 क्या 2500
और 2500 से लेकर के यहाँ 2800। तो इस प्रकार से यहाँ से डाटा आता है। और यहाँ जो होता है पूर्ण चार्जिंग के लिए अपन कहेंगे कि 2500 से लेकर के 2800 तक होता है। और यहाँ पे अर्ध चार्ज में 2000 से लेकर के ये 2500 तक होता है। और डिस्चार्जिंग में यहाँ पे 1180 से लेकर के 2000 तक। सॉरी दोस्तों, ये कहाँ पहुँचा दिया हमने? तो 1100, अरे यार दोस्तों सॉरी, 1 मिनट भाई, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ये सही है, 1180 से लेकर के 1200। और यहाँ पे बात करेंगे 1200 से लेकर के 1250। और यहाँ पे 1250 से लेकर के 1280, ये है। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार से है कि पूर्ण चार्ज का पूछे तो अपन ये करेंगे, अर्ध का पूछे तो ये करेंगे, और यहाँ पे डिस्क का पूछे तो ये करेंगे। तो यहाँ पे पूरा मैंने समझा दिया। तो बैटरी चार्जिंग के लिए हाइड्रोमीटर का हम प्रयोग करते हैं, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ये। वोल्ट मीटर का भी प्रयोग किया जाता है। तो वोल्ट मीटर के द्वारा अपन मापते हैं तो प्रति सेल का मापा जाता है। जैसे कि मैं बात करूंगा पूर्ण चार्ज, इसका होता है अर्ध चार्ज, और एक होता है यहाँ पे डिस्चार्ज। तो दोस्तों यहाँ पे 2.15 वोल्टेज से लेकर के 2.20 वोल्टेज होता है। इसका 2 वोल्टेज से लेकर के 2.15 तक होता है। और इसमें डिस्चार्जिंग के अंदर होता है 1.80 वोल्टेज से और 2 वोल्टेज तक होता है दोस्तों यहाँ पे। लेकिन 1.8 कह दो चाहे 1.80 वोल्टेज, इससे कम नहीं होना चाहिए, इससे ज़्यादा ही हो जाए। इससे नीचे हो जाएगा तो यहाँ पे फिर दिक्कत आ जाएगी, चार्जिंग होने में जो सल्फेशन लॉस हो जाता है। क्लियर? उतार लिए हो। अगला प्रश्न आता है, और अगला प्रश्न क्या है आइए समझते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपके लिए एक सुनहरा मौका है, क्योंकि आपको पता है कि क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं कैसे नहीं आ रहे। तो उसके लिए यहाँ पर आपकी रिक्वायरमेंट के अनुसार बहुत ही अच्छा एक बैच है। और यहाँ इलेक्ट्रीशियन का पूरा फाउंडेशन बैच है दोस्तों। ये ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में है। और यहाँ पे मात्र 599 रुपए में मात्र आपको 3 सब्जेक्ट मिलेंगे दोस्तों। यहाँ पे आपको इलेक्ट्रीशियन थ्योरी मिलेगी, जी हाँ इलेक्ट्रीशियन थ्योरी मिलेगी आपको। यहाँ पे बेसिक साइंस मिलेगी दोस्तों। और यहाँ पे आपको पूरी की पूरी ड्राइंग देखने को मिलेगी। यहाँ एक एक क्लास में ऐसे फंडामेंटल द्वारा पढ़ाया जा रहा है दोस्तों कि 0 लेवल से हाई लेवल तक। ऑब्जेक्टिव भी पढ़ा रहे हैं साथ के साथ। भाई पहले तो थ्योरेटिकल से कैसे ऑब्जेक्टिव बनता है वो भी सारा का साथ के साथ है। जहां न्यूमेरिकल आ रहा है तो वहां एक नहीं कई सारे न्यूमेरिकल कराकर वहां पे पूरा वीडियो इमेज आदि सबके द्वारा बहुत अच्छे से समझाया जा रहा है दोस्तों। तो वहां आप क्या कीजिएगा, प्ले स्टोर पे जाइएगा और प्ले स्टोर पे जाकर के आराम से ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा आदर्श टेक्निकल क्लासेज। और वहां पे आप उसको रजिस्टर्ड कीजिएगा। रजिस्टर्ड करने पर वहां पे पेड कोर्स मिलेगा जो मात्र आपको 599 रुपए में 1 साल तक की वैलिडिटी रहेगी दोस्तों। आराम से घर बैठे आप आराम से ऑफलाइन जैसा मजा ले सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप कॉल करके पूछ सकते हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आगे चलते हैं दोस्तों। और अगला प्रश्न आता है अपना, और ये लीजिएगा अगला प्रश्न क्या कह रहा है आइए। तो यहाँ पे स्लिप रिंग में कार्बन के कण किससे साफ किया जाता है? दोस्तों यहाँ पे जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि हमारा जैसे रोटर होता है, ठीक है, रोटर होता है और रोटर पर ये होता है। तो यहाँ पे जो हमारी स्लिप रिंग लगी होती है, यहाँ पे जो स्लिप रिंग लगी होती है ये स्लिप रिंग, और इस पर क्या है कि जो ब्रश होती है ना वो ब्रश यहाँ पे लगी होती है। और जब ब्रश लगी रहती है तो इस पे कोई कण आ जाते हैं, कार्बन के कण आ जाते हैं। तो इन स्लिप रिंग से कार्बन के जो कण होते हैं या धूल के कण कह दीजिए आप, तो कि स्लिप रिंग से या कम्यूटेटर से वहां से कण को साफ करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो हम कहते हैं CTC। CTC यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड, जिसका रासायनिक सूत्र होता है CCl4। क्या होता है? CCl4 होता है दोस्तों। CCl4 इसी को कहते हैं पायरिन। क्या कहते हैं? पायरिन कहते हैं मेरे दोस्तों, पायरिन।
अगर यहाँ पे CTC ऑप्शन में नहीं आए तो फिर हम पेट्रोल करेंगे, लेकिन यहाँ ऑप्शन में आपको भली भांति आराम से दिया गया है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे CTC होता है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा दोस्तों कि जो स्लिप रिंग होती है, स्लिप रिंग किसकी बनी होती है, तो ध्यान रखना स्लिप रिंग आपके फास्फोरस ब्रॉन्ज की बनी होती है दोस्तों। किसकी बनी होती है? फास्फोरस ब्रॉन्ज, और ब्रॉन्ज को ही हम क्या कहते हैं? कांसा कहते हैं। तो फास्फोरस कांसे की बनी होती है, यानी फास्फोरस ब्रॉन्ज की बनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका बी ऑप्शन हो गया। आइए आगे चलते हैं, और अगला जो प्रश्न आ रहा है ये लीजिएगा आपकी स्क्रीन पर। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, और बार बार पूछा गया प्रश्न है ये। प्रश्न क्या कह रहा है, तो बात करते हैं घरेलू ऊष्मीय उपकरण यानी तत्व का तापमान तापक्रम क्या होता है। दोस्तों घर के अंदर जितने भी ऊष्मीय उपकरण है, घरेलू ऊष्मीय उपकरणों का मतलब होता है, जैसे कि मैं बात करता हूं यहाँ पे हीटर, मैं बात करता हूं यहाँ पे प्रेस, मैं बात करता हूं दोस्तों यहाँ पे गीजर, मैं बात करता हूं यहाँ पे विद्युत केतली, इसके अलावा जैसे कि बात करते हैं सोल्डर आयरन, ठीक है, अनेक और भी कई सारे इमर्सन रोड भी होती है। तो इसमें जो घरेलू उपकरण होते हैं जो ऊष्मा देते हैं, उसमें मेरे दोस्तों यहाँ पे शब्द कहा गया तत्व का मतलब होता है यहाँ पे हीटिंग एलिमेंट। जो हीटिंग एलिमेंट होता है, इसका जो ताप होता है ना, तापमान, ये कितना होता है, तो ध्यान रखना ये 550 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के और 900 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। और एक बार नहीं कई बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों ये प्रश्न, कि आपके घरों के अंदर जितने भी ऊष्मीय उपकरण होते हैं और ऊष्मीय जो उपकरण होते हैं उनका ताप कितना होता है, तो वहां पे 550 से लेकर के 900 डिग्री सेंटीग्रेड तक का क्या होता है, वहां पे तापमान होता है। बोलो आपको समझ में आया कि नहीं आया? तो यहाँ पे सीधा सीधा प्रश्न दे रखा है दोस्तों, ये रहा 550 डिग्री से लेकर के यहाँ पे 550 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 900 डिग्री, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी ऑप्शन होता है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? आया, ठीक है। तो दोस्तों आइए आगे चलते हैं, और यहाँ पे ये लीजिएगा अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न आ चुका है। ये प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है छत पंखा का घूमने वाला हिस्सा कौन सा होता है। दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखते हो तो जैसे कि हम बात करते हैं, यहाँ पे हुक होता है, और यहाँ पे ये पंखे का रोड होता है, और यहाँ पे इस प्रकार से ये पंखा होता है यहाँ, ठीक है ये, और यहाँ पर ये ब्लेड होती है मेरे दोस्तों। मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, क्लियर। अब ये छत पंखा है, छत पंखे में आपको क्या क्या याद रखना है वो चीज समझ लीजिए ध्यानपूर्वक। सबसे पहले तो छत पंखा जो होता है, यहाँ पे इसकी जो नीचे, जैसे मैंने कहा कि ये धरातल है, ठीक है, और ये क्या है भैया, धरातल, इसके बीच यानी जो बॉटम होता है ना, ये नीचे का भाग, इसकी दूरी, तो यहाँ पे 2 होता है न्यूनतम, तो न्यूनतम होता है 2.40 मीटर, क्लियर। और यहाँ पे पूछ ले तो मेरे दोस्तों ध्यान रखना अधिकतम, तो यहाँ पे अधिकतम कितनी हो सकती है, 3 मीटर हो सकती है दोस्तों। यहाँ पे ऊपर क्या होती है, छत, तो ये क्या है, तो मैं कहूँगा छत। और जो छत होती है ना, छत और ब्लेड के मध्य की जो दूरी होती है, ये अधिकतम तो कितनी भी हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे न्यूनतम पूछा जाता है, न्यूनतम,
तो न्यूनतम होता है 20 सेंटीमीटर, इससे कम तो होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि ऊपर से हवा खींचने के लिए भी तो गैप होना चाहिए ना। तो यहाँ पे अब मेरे दोस्तों घूमता कौन सा भाग है, तो हम कहते हैं ये पंखड़ियां घूमती है, और पंखड़ियां घूमती है तो ये होता है दोस्तों बॉडी। क्या होती है? बॉडी। और बॉडी के जस्ट अंदर होता है यहाँ पे रोटर। पहली भाषा में या तो बॉडी करो या रोटर करो, दोनों में से एक आएगा, तो रोटर घूमता है यहाँ पे, ठीक है। तो बॉडी के अंदर कौन फंसा होता है? रोटर होता है। और ये पंखा एक ऐसा अपवाद है कि रोटर बाहर है और स्टेटर अंदर है, क्योंकि यहाँ पे ये इस प्रकार का आपने देखा होगा, जो मोटर होती है उस मोटर में यहाँ पे वाइंडिंग होती है। क्लियर? आपने देखा होगा वाइंडिंग होती है और एक वाइंडिंग यहाँ होती है। अरे मेरे दोस्तों वाइंडिंग किसमें होती है? स्टेटर में तो होती है। और इसमें जो रोटर होता है इसमें एक बंगड़ी सी होती है, यहाँ पे ये बंगड़ी सी होगी, और ये जो बंगड़ी सी होती है ना यही रोटर है। और ये स्क्वायरल केज है, यहाँ पे ऐसे ये छड़ों के द्वारा बना होता है शॉर्ट सर्किट। और यहाँ फिर ये बॉडी के अंदर फंसा हुआ है, और बॉडी पे क्या लग रही है? फिर यहाँ पे 3 या 4 जो भी पंखड़ी लगती है वो लग जाती है, ठीक है। इस प्रकार से होता है। आइए और पंखे के बारे में और जानकारी लेते हैं हम दोस्तों। यहाँ अब आपसे पूछा जाएगा क्या? यहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि सबसे पहले तो ये बताओ कि इसके अंदर मोटर कौन सी लगी होती है। तो मेरे दोस्तों यहाँ पे मोटर लगी होती है स्थायी कैपेसिटर मोटर। कौन सी मोटर? स्थायी कैपेसिटर मोटर लगी होती है। दूसरी चीज, इसमें मेरे दोस्तों कैपेसिटर भी होता है। तो यहाँ कैपेसिटर कौन से मान का होगा? तो हम कहेंगे 2.25 से 2.30 माइक्रोफैरड का हम यूज करते हैं। कैपेसिटर कौन सा यूज होगा? पहली प्राथमिकता में इलेक्ट्रोलाइटिक। अगर ऑप्शन में ये नहीं है तो हम करेंगे पेपर कैपेसिटर। क्लियर? अब आप कहोगे साहब हम तो 2.5 का भी लगा सकते हो दोस्तों, लेकिन वहां पे क्या होता है कि पंखा जो है हीट देने लग जाता है, गर्मी अंदर वाइंडिंग गर्म हो जाती है, धारा ज्यादा बढ़ा देता है वो। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों बात करते हैं कि जो आपका सीलिंग फैन होता है, इसमें ऊंचाई हो गई, मोटर हो गई, यहाँ कैपेसिटर की बात हो गई। और कैपेसिटर जो लगा होता है वो स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में लगा होता है। मैं बात करता हूँ इसमें साइज की। और साइज हमेशा किस में मापी जाती है? इसमें mm में। साइज कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की होती है। एक होती है मेरे दोस्तों यहाँ पे 900 mm। कितनी होती है? 900 mm होती है। दूसरी होती है यहाँ पे B, यहाँ पे 1050 mm, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट C होती है 1200 mm। और D ऑप्शन होता है मेरे दोस्तों यहाँ पे 1400 mm। कितना? 1400 mm होता है। तो साइज mm यानी ए 4 साइज होती है दोस्तों, 900, 1050, 1200 और यहाँ पे 1400 mm होता है। जो ब्लेड होती है उसमें ब्लेड में कोण का मान भी पूछ लिया जाता है। ब्लेड, तो ब्लेड में कोण कह दो या एंगल कह दो, तो 10 से 15 डिग्री होता है। 10 से 15 डिग्री होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पूरा मैटर अपन ने पढ़ा दिया। और यहाँ पे दोस्तों ये डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, यानी बॉडी। क्लियर? 2 वाइंडिंग होती है, एक आपके रनिंग वाइंडिंग होती है और एक स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है। इसमें आपके एक ध्यान रखना, अपकेंद्रीय स्विच नहीं होता है, क्योंकि नाम ही क्या है? स्थायी कैपेसिटर मोटर है, तो इसमें अपकेंद्रीय स्विच प्रयोग नहीं होता है। आइए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। और आपके प्रश्न यहाँ पे अगला प्रश्न आ चुका है, ये लीजिएगा। बहुत ही प्यारा प्रश्न है और प्रश्न क्या कह रहा है समझिएगा। भार के लिए उपयुक्त मोटर जहां निरंतर आपेक्षिक गति होती है। दोस्तों भार पे भी काम करे और उसकी गति भी क्या रहनी चाहिए? निरंतर होनी चाहिए। क्लियर? मैं बात करता हूं यूनिवर्सल मोटर। दोस्तों यूनिवर्सल मोटर को हम एसी सीरीज मोटर कहते हैं। एसी सीरीज
मोटर कहते हैं। एसी सीरीज मोटर होती है, लेकिन इसमें क्या होता है कि जो गति होती है ना, गति होती है वो लोड के तुरंत क्या होती है, विलोम अनुपाती होती है दोस्तों। ये लोड के, तो लोड के क्या होती है, बिल्कुल विलोम अनुपाती होती है। अब लोड जैसे बढ़ेगा तो गति तुरंत घट जाएगी। ये भाई साहब यहाँ पहले ही कह रहा है कि आपेक्षिक गति क्या होनी चाहिए। अच्छा, आपेक्षिक गति निरंतर आपेक्षिक गति होनी चाहिए, निरंतर होनी चाहिए, यानी नियत होनी चाहिए। यहां बात करते हैं कैपेसिटर संधारित्र मोटर। अब कैपेसिटर संधारित्र मोटर है तो यहां पे ये 3 प्रकार की मोटर होती है। अब इसने क्लियर नहीं किया। एक होती है जैसे इंडक्शन मोटर, 3 फेज के अंदर लेते हैं तो इसकी गति नियत होती है। यहां पे इंडक्शन मोटर की क्या होती है, गति नियत होती है, लेकिन भारी लोड के लिए ये भी प्रयोग नहीं की जाती। यहां पे मेरे दोस्तों ये होता है, यहां पे लोड पूछे तो लोड भी क्या हो जाएगा, ज्यादा, और यहाँ पे जो गति होती है वो गति भी क्या होती है, तो मैं कहूंगा नियत होती है। इसमें जो सिंक्रोनस गति होती है तो रोटर गति उस सिंक्रोनस गति की क्या होती है, बिल्कुल बराबर होती है। सिंक्रोनस मोटर के अंदर आपसे पूछ ले कि पावर फैक्टर, तो ध्यान रखना पहले अगर एक ही पावर फैक्टर पूछे तो आपको बताना है यूनिट, यानी एक कह दीजिए या इकाई कह दीजिए, इकाई, या फिर आप कह दीजिए यूनिटी। ये वैसे ये आपके पश्चगामी व अग्रगामी तीनों पावर फैक्टर पर कार्य करती है, लेकिन पहली प्राथमिकता में हम क्या करेंगे, इकाई पावर फैक्टर करते हैं। तो यहाँ पे इसका प्रयोग एमजी सेट के अंदर भी हम करते हैं। तो सिंक्रोनस मोटर पावर फैक्टर बढ़ाने के लिए भी हम प्रयोग करते हैं सिंक्रोनस मोटर का। तो पहली प्राथमिकता पावर फैक्टर को सुधारने में सिंक्रोनस मोटर का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट और अगला प्रश्न आता है दोस्तों, ये लीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे आ चुका है, हिस्टैरिसीस चुंबकीय परिपथ में ऐसी परिघटना क्या है जिसके द्वारा क्या होता है। तो हिस्टैरिसीस दोस्तों क्या होता है, हिस्टैरिसीस के अंदर देखो एक बी और एच, यहाँ पे एक होता है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, और एक होता है यहाँ पे चुंबकन बल, चुंबकन बल। क्लियर, चुंबकन बल तो होता है आपका H, और चुंबकीय जो फ्लक्स घनत्व होता है ना, ये होता है मेरे दोस्तों B। ठीक है, अब जैसे ही अपन यहाँ पे जो ग्राफ बनाते हैं, और ये ग्राफ कैसे बनता है, आइए तो यहाँ पे जैसे इसमें बढ़ाते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो क्या होता है B और यहाँ क्या होता है H, और जैसे यहाँ जाते ये संतृप्त हो जाता है, क्योंकि यहाँ B का मान बढ़ता नहीं है, H तो बढ़ता चलता जाता है। तो यहाँ फिर वापस विपरीत अवस्था में आते हैं, तो ये आपका यहाँ पे H तो पूरा आ जाता है लेकिन B नीचे नहीं आता। क्यों, क्योंकि अवशिष्ट चुंबकत्व हो जाता है यहाँ। तो इस प्रकार से ये चलता रहता है दोस्तों। ये तो यहाँ पे ये जो पॉइंट होता है, ये इसे कहते हैं सैचुरेशन, सैचुरेशन कहते हैं। तो इधर जाते हैं फिर इधर जाते हैं, ये आता है ये आता है, यहाँ भी सैचुरेशन, और इस प्रकार से चलता रहता है। ये नीचे नहीं आता, तो यहाँ से यहाँ तक का जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट यहाँ से यहाँ तक का ये जो पॉइंट होता है, ये अवशिष्ट चुंबकत्व कहलाता है दोस्तों। अवशिष्ट चुंबकत्व ये, और इस अवशिष्ट चुंबकत्व को खत्म करने के लिए या नष्ट करने के लिए यहाँ से यहाँ तक एक और बल लगाया जाता है, और ये जो बल होता है इसे कहते हैं निग्रह बल। निग्रह बल यानी कोरेसिव फोर्स के नाम से जाना जाता है। तो ये चीज आपकी बोलो बिल्कुल तैयार हो गई। तो यहाँ पे अब ये देखो, इधर से यू आए तो ये तो इधर यो तो पूरा का पूरा ये एच है चुंबकन बल, ये तो क्या तुरंत आ गया, लेकिन बी नीचे आ गया क्या, नहीं आया, तो यही रह गया। तो बी जो होता है ये चुंबकन बल से पिछड़ने का क्या रखता है, स्वभाव रखता है, हमेशा पश्चगामी रहता है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। तो यहाँ पे एच बी से पश्चगामी रह जाता है। अरे भाई एच कहाँ रह रहा है, एच तो पहले पहुंच रहा है, बी एच से पश्चगामी रह जाता है, बी रहता है।
तो बी रह रहा है एच से, बिल्कुल यही तो बात हम कहना चाह रहे हैं। बी एच हमेशा समान रहता है, नहीं, अभी वहां स्थापित नहीं। ये राइट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट होता है। आइए आगे चलते हैं दोस्तों, और अगला प्रश्न आ चुका है, और यहाँ पे अगला प्रश्न देखिएगा, और अगला प्रश्न क्या है समझिएगा ध्यानपूर्वक। तो यहाँ पे बात करते हैं अगले प्रश्न की, और प्रश्न क्या कह रहा है कि सोडियम वाष्प विसर्जन लैंप द्वारा दी जाने वाली रोशनी का रंग कैसा होता है। दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, एक सोडियम वेपर लैंप होता है, और ये लैंप होता है इस प्रकार से। इसमें कांच की दो नलियां होती है दोस्तों, ये इस प्रकार से कांच की दो नली होती है ये, और ये इस प्रकार से होता है दोस्तों। तो यहाँ पे ये इसके अंदर यहाँ इलेक्ट्रोड होते हैं, ये इलेक्ट्रोड होते हैं, ये आगे जाते हैं यो, और यहाँ पे मैं बात करूंगा यहाँ पे क्या भरा होता है, तो यहाँ पे सोडियम वाष्प के टुकड़े और यहाँ पे गैस भरी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे और यहाँ पे ये AC 230 देते हैं वोल्टेज, लेकिन यहाँ पे जो आउटपुट मिलता है वो 350 से 415 या 450 वोल्टेज तक यहाँ पे मिलता है, क्योंकि शुरू में इसको उच्च वोल्टेज दिया जाता है, बाद में कम कर दिया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे कि दोनों ट्यूब के बीच में तो क्या होता है, निर्वात होता है। निर्वात शुरू के अंदर यहाँ पे बात करेंगे, शुरू में जो रंग होता है ना, इसका हल्का लाल गुलाबी होता है, शुरू में तो लाल होता है, और रनिंग अवस्था की मैं बात करता हूं दोस्तों, रनिंग अवस्था में पीला रंग होता है इसका। कौन सा होगा, तीव्र अवस्था का पीला, हल्का पीला रंग होता है जो तीव्र प्रकाश उत्पन्न करता है। अब इसको चालू होने में पूरा का पूरा, यानी लाल से पीला बनने तक, यानी कि पूरा प्रकाश उत्पन्न करने में यहाँ पे 5 से 10 मिनट का समय लगता है दोस्तों। 5 से 10 मिनट का क्या लगता है, समय लगता है, और हमेशा ये क्षैतिज अवस्था में ही होता है, ध्यान रखना, हमेशा इसको क्षैतिज अवस्था में लगाया जाता है। अगर इसको खड़ी या उल्टी लगा दे तो ये क्रिस्टल के जो टुकड़े हैं, सोडियम वाष्प के जो टुकड़े होते हैं, कण होते हैं, ये नीचे इसके तली में बैठ जाएंगे, और यहाँ पे फिर इलेक्ट्रॉन पूर्ण तरीके से टकराएंगे नहीं, और यहाँ पूरा प्रकाश उत्पन्न नहीं होगा मेरे दोस्तों। तो यहाँ पे साफ कह रहा है, देखो, विसर्जन लैंप द्वारा दी जाने वाली रोशनी का रंग कैसा होता है। अब इसने प्रारंभ भी नहीं दिया और वो भी नहीं दिया रनिंग अवस्था में, तो हमेशा इसको रनिंग अवस्था माना जाता है, और रनिंग अवस्था माना जाता है तो ये रहा पीला। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन होता है। क्लियर। आइए दोस्तों आगे चलते हैं, और यहाँ पे अगला प्रश्न आ चुका है आपके, ये लीजिएगा अगला प्रश्न। और यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कह रहा है, तो यहाँ पे अगला प्रश्न आ चुका है दोस्तों, ये लीजिएगा। बड़ी विशिष्ट धारा मशीन, यानी कोई बड़ी डीसी मशीन है, उसके लिए पूरे भार पर दिक् परिवर्तन स्थितियों को किसके द्वारा दक्षतापूर्वक नियंत्रण किया जा सकता है। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पर बड़ी मशीन है, तो बड़ी मशीन दिष्ट धारा मशीनों के लिए पूरे भार पर दिक् परिवर्तन कम्यूटेशन स्थितियों को किसके द्वारा दक्षतापूर्वक नियंत्रित किया जा सकता है। यहाँ पे है ब्रेक परीक्षण, हॉपकिंस परीक्षण, स्विनबर्न परीक्षण और फील्ड परीक्षण होता है दोस्त। तो पूरे भार पर, ध्यान से समझना, पूरे भार पर यहाँ पे होता है एक नो लोड पर, ठीक है, और एक होता है यहाँ पे पूर्ण या फुल लोड कह दीजिए, पूर्ण कह दीजिए चाहे फुल कह दीजिए, फुल लोड पर यहाँ पे। तो नो लोड पर होता है ना, वो तो होता है स्विनबर्न, स्विनबर्न, ये स्विनबर्न होता है जो नो लोड पर होता है। और यहाँ पे पूर्ण लोड पर होता है वो होता है हॉपकिंस। कौन सा होता है, हॉपकिंस। तो हॉपकिंस परीक्षण का हम प्रयोग करते हैं, ये पूर्ण लोड पर होता है। और पूर्ण लोड पर क्या ज्ञात किया जाता है, तो ध्यान रखना, ताम्र हानि ज्ञात किया जाता है। और नो लोड पर क्या ज्ञात किया जाता है, तो हम कहेंगे लोहा हानि ज्ञात किया जाता है। तो राइट ऑप्शन तो क्या हो जाएगा, पूर्ण लोड के लिए पूछ रहा है, इसलिए यहाँ पे
ये आपका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन होता है। बोलो दोस्तों समझ में आया। भाई यहाँ पे स्विनबर्न जो होता है इसमें डीसी यानी श्रेणी जो मोटर होती है ना, श्रेणी मोटर का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करते हैं। जबकि यहाँ पे यहाँ पे ये दोनों जो टेस्ट होते हैं ना, ये आपके संट और कंपाउंड मोटर के लिए होते हैं। कंपाउंड मोटर के लिए होता है, जबकि यहाँ पे डायरेक्ट टेस्ट होता है एक, और वो आपके डीसी सीरीज मोटर के लिए किया जाता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। और अगला जो प्रश्न है वो कौन सा है, आइए समझते हैं। यहाँ पे ये लीजिएगा। तो यहाँ पे अगला प्रश्न क्या आ रहा है, तो यहाँ पे क्वेश्चनिंग उद्देश्य आर्क के लिए किस प्रकार का प्रतिरोध प्रयोग किया जाता है। पीटीसी, रजिस्टर, एलडीआर, वीडीआर और एनटीसी। दोस्तों यहाँ पे देखो, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर हो गया, वीडीआर वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर हो गया। इसी प्रकार यहाँ होता है पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, और एक होता है एनटीसी यानी नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक है, मैं इसका सिंबल बनाना चाह रहा हूं। ये एक होता है इसका, ये एक होता है इसका, और एक होता है मेरे दोस्तों इसका। अरे गुरुजी ये क्या बना दिया, इनमें तो कोई फर्क ही नहीं है। जी हाँ, ये केवल प्रतिरोध है। और दोस्तों यहाँ पे इस प्रकार से योग करके अगर यहाँ पे प्लस डिग्री सेंटीग्रेड लिख देता है तो ये इसका सिंबल हो गया। अगर यहाँ पे योग करके माइनस डिग्री सेंटीग्रेड लिख देता, सॉरी मैं तो ये बना दिया। तो यहाँ पे इस प्रकार से एलडीआर बनाना है अपन को, तो और एलडीआर बनाना है दोस्तों, तो इसमें क्या होता है, ये प्रकाश पे डिपेंड करता है, तो ये किरणें आएगी इस पे, इस प्रकार का होता है, तो ये एलडीआर होता है। जो वीडीआर होता है, वीडीआर दोस्तों इस प्रकार से होता है, ये वीडीआर का होता है। और एनटीसी जो होता है, एनटीसी होता है ये माइनस और डिग्री सेंटीग्रेड का ये। ठीक है, इस प्रकार से होता है। इसमें पीटीसी के अंदर क्या होता है, पीटीसी में जो पीटीसी होता है ना, यहाँ पे पीटीसी, इसमें प्रतिरोध जो होता है वो तापमान के क्या होता है, बिल्कुल समानुपाती होता है। जबकि इसमें प्रतिरोध जो होता है वो तापमान के क्या होता है, विलोम अनुपाती होता है दोस्तों। तो क्वेश्चनिंग उद्देश्य आर्क के लिए जो प्रयोग किया जाता है वो हम एनटीसी प्रयोग करते हैं। कौन सा प्रयोग करते हैं, एनटीसी का प्रयोग किया जाता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अब आगे। और अगला प्रश्न क्या हुआ, अगला प्रश्न आ चुका है यहाँ पे, ये लीजिएगा अगला प्रश्न। और प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है यदि एक 80 ओम प्रतिरोध वाली तार को इसमें वृत्त के रूप में जोड़ दिया जाए तो वृत्त पर किन्हीं दो आमने सामने बिंदुओं के बीच प्रतिरोध होगा दोस्तों। तो यहाँ पे बात करते हैं, एक तार है, ठीक है, जिसका प्रतिरोध है 80, और ये कह रहा है कि इसको एक वृत्त में मोड़ दिया, और आमने सामने दो बिंदु, ये दो बिंदु ले लिया आमने सामने, और इसमें प्रतिरोध याद करना है दोस्तों। थोड़ा सा दिमाग लगाना है भाई, ये तार था 80 ओम है इसका, इसको मैंने गोला बना दिया तो भी तो 80 रहेगा, चेंज थोड़ी होगा। 80 है, अब देखो 80 है तो मैं कहूँगा आधा भाई साहब ऊपर है और आधा यहाँ नीचे है, तो ये इसका कितना रहेगा, तो मैं कहूँगा ये आधा है तो 40 ही तो रहेगा, और ये आधा नीचे है तो इसका भी 40 रहेगा। और यहाँ पे देखो इसके दूसरे सिरों को एक जगह जोड़ दिया, पहले सिरे को एक जगह जोड़ दिया ऐसे। तो मेरे ख्याल से देखा जाए तो दोस्तों ये एक समांतर की भांति कार्य कर रहा है। देखो धारा इधर देंगे तो इधर और इधर धारा जाएगी और फिर इधर निकल जाएगी। बोलो होगा कि नहीं होगा, तो यहाँ इस प्रकार से होगा कि नहीं होगा ये तो मैं कहूँगा 40 यहाँ है और 40 यहाँ है, तो ये समांतर में है, और समांतर में जब हो जाता है तो यहाँ पे मेरे दोस्तों 40 है, तो दो प्रतिरोध अगर समांतर में है तो दिए हुए का क्या हो जाता है, आधा हो जाता है, तो यहाँ पे 20 ओम हो जाता है। अगर दोस्तों यहाँ पे केवल R प्रतिरोध होता तो R/4 यानी 1/4 हो जाता है, और 1/4 जब हो जाता है तो उसको इंटू किससे करते हैं, 80 से।
तो यहाँ तो ये गया इससे, तो यहाँ पे 20 ओम ही जाता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 20 ओम हो जाता है। क्लियर। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न आ चुका है, ये लीजिएगा आपके स्क्रीन पर। तो दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न आ चुका है, और अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, यहाँ पे अब लाइट जा चुकी है, इन्वर्टर चल रहा है, तो ये सिस्टम कभी भी बंद हो सकता है। किरचॉफ का नियम लागू होता है दोस्तों। यहाँ पे किरचॉफ, जो किरचॉफ होता है, ये दो नियम दिया था, एक केसीएल और एक केवीएल। तो यहाँ पे जो किरचॉफ नियम होता है, ये एसी और डीसी दोनों पर लागू होता है, चाहे आपका रेखिक हो और चाहे आपका अरेखिक हो, दोनों पे काम करेगा, इस पे भी काम करेगा। किस पर काम नहीं करता, तो एक ये वितरण पैरामीटर पर काम नहीं करता। किस पर, तो हम कहेंगे वितरण पैरामीटर पर कार्य नहीं करता है। बात करते हैं, एक होता है इसका केसीएल और एक होता है दोस्तों केवीएल, किरचॉफ करंट लो, किरचॉफ वोल्टेज लो। इसको कहते हैं पहला नियम, इसको कहते हैं दूसरा नियम, ठीक है। अब इनके भी अनेक सारे नाम है। पहले नियम को बिंदु नियम, संधि नियम, नोड नियम, जंक्शन नियम आदि कहते हैं। दूसरे को मैश नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? मैश नियम भी कहते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे बात करते हैं, जो पहला नियम होता है, ये किस पर आधारित होता है, तो अपन कहेंगे ये आवेश संरक्षण पर, तो आवेश संरक्षण पर काम करता है। जबकि आपका दूसरा जो नियम होता है, ये आपका ऊर्जा संरक्षण पर काम करता है, ऊर्जा संरक्षण पर कार्य करता है। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा दोस्तों? यहाँ पे हाँ जी, तो यहाँ पे बात करेंगे आवेश संरक्षण और ऊर्जा संरक्षण पर कार्य करता है दोस्तों। तो यहाँ आपसे क्या पूछा है कि नियम लागू होता है, तो एसी तथा डीसी दोनों पर लागू होता है। बिल्कुल सही बात है, एसी और डीसी दोनों पर लागू होता है। रैखिक हो चाहे अरैखिक हो, सब पे, चाहे एक्टिव हो चाहे पैसिव हो, सब पे कार्य करता है। केवल किसको छोड़ करके, तो यहाँ कह देंगे इस पर कार्य नहीं करता। ये चीज ध्यान रखना। केवीएल और केसीएल दो प्रकार के होते हैं। केसीएल को पहला, केवीएल को दूसरा। ये आवेश संरक्षण पर काम करता है और ये ऊर्जा संरक्षण पर काम करता है। जो पहला होता है, इसके अंदर अपन लिख सकते हैं सिग्मा आई बराबर क्या होता है 0, जबकि इसके अंदर लिखते हैं सिग्मा ई बराबर सिग्मा आई वी होता है। तो इस प्रकार से ये भी कई बार पूछा जा चुका है। आइए नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न क्या कह रहा है ये लीजिएगा। यहाँ पे अगला प्रश्न आ चुका है, और अगला प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ पे दिया गया व्हीटस्टोन ब्रिज संतुलित है दोस्तों। और संतुलित है तो P का मान है 100, Q का मान है 1 किलो ओम, S का मान है यहाँ पे 120, और अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करवा रहा है। यहाँ पे मैं बात करूंगा ऐसे, इस प्रकार से। तो दोस्तों यहाँ पर मैं कहूंगा एक प्रतिरोध ये है, एक प्रतिरोध यहाँ लग रहा है, एक प्रतिरोध यहाँ, और ये है मेरा वेरिएबल, और यहाँ बीच में लग रहा है गैल्वेनोमीटर, ठीक है। तो मैं कहूंगा कि ये P है, P, Q, R, और ये हो गया S, इस प्रकार से, ठीक है। तो अब जैसे कि वो पूछ रहा है, तो P का मान दिया गया है P बराबर 100, तो ये P बराबर 100 है। Q बराबर यहाँ पे 1 किलो ओम है, तो 1 किलो ओम का मतलब 1000 ओम हो गया। और R पूछ रहा है, यानी R याद कीजिए, ठीक है। और S क्या है यहाँ पे, S 120 ओम, ये ठीक है। सूत्र होता है PQRS, ये, और इसके अंदर डाटा रखना है बस अपन को। तो दोस्तों यहाँ पे देखिएगा, P का मान है 100, Q का मान है 1000, R का मान नहीं, R याद करना है, और S का मान है 120। क्लियर? अब काटा पीटी कर लीजिए आराम से। तो 2 0 से 2 0 गया, और 1 0 से 1 0 गया। R बराबर कितना आ गया, सीधा 12। कितना आ गया, 12। R बराबर यहाँ पे
12 ओम आ गया। अब दोस्तों 12 ओम तो आ गया, लेकिन यहाँ तो किलो में दे रखा है, और दोस्तों किलो में दे रखा है तब भी दिक्कत आ रही है मेरे ख्याल से। तो यहाँ मैंने कहीं गलती तो नहीं कर दी भैया, गलती तो नहीं कर दी। PQRS सही तो है। तो यहाँ पे, और यदि मैं इसको 12 को किस में चेंज करना चाहूँ, किलो में, तो 1000 से क्या करना पड़ता है, 1000 का भाग देना पड़ता है दोस्तों। और 1000 का भाग देना पड़ता है तो 3 संख्या छोड़ के पॉइंट लगाना पड़ता है। तो यहाँ तो भाई साहब ये मामला आ रहा है। व्हीट स्टोन ब्रिज P बराबर ये है 100 है, P बराबर 100 है, PQ, ठीक है, ये क्यों हो गया, PQ 1 किलो ओम है तो 1000 ओम हो गया, PQRS। तो ऐसे ही होता है भैया यहाँ तो। और PQRS अगर इसमें रखते हैं तो P का मान हो गया पूरा का पूरा 100, Q का मान हो गया ये, और R ज्ञात करवा रहा है, या फिर एक मिनट PQS है। अच्छा 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 अच्छा, इसने लास्ट में कह दिया अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, तो भाई PQRS तो ऐसे थोड़ी होगा भाई। देखो अगर ये उल्टा मान, नियम ये चलता है PQRS, ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे भी करता हूं तो भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे बात करते हैं, देखो PQ, अगर मैं इसको S का मान लेता हूं, लेकिन उसने दे रखा है भाई S का मान तो 120 ओम दे रखा है ना, कोई कम तो थोड़ी है, कोई कहीं दिक्कत आ रही हो, कोई संख्या मिसमैच हो गई हो। यहाँ जैसे कि मैं बात करूँ, सपोज कीजिए जैसे 1200 हो, ये 1200 हो तो ये हो गया, तो यहाँ पे 1000 का भाग, फिर भी आपका पॉइंट 120 आना चाहिए, और आरा 12 है, आरा 12 है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको केवल क्या करना पड़ेगा, यही आपको आंसर चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे 12 है तो मेरे दोस्तों यहाँ पे 0.012 ओम होगा, सॉरी किलो ओम होगा यहाँ पे। तो इसको काट करके क्या लिखेंगे, यहाँ पे 0.012 किलो ओम करेंगे, ठीक है, ये आपका राइट ऑप्शन होगा दोस्तों। आइए आगे चलते हैं, और अगला प्रश्न है, ये लीजिएगा अगला प्रश्न। और प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न यहाँ पे, ट्रांजिस्टर खालिस्तान के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। किसके रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, सबसे पहले तो ये देखिएगा, यहाँ पे बात करते हैं हम कि जो हमारा ट्रांजिस्टर होता है इस प्रकार से 3 टांग में होता है। इसकी जो बीच वाली टांग होती है वो बेस कहलाती है, जिसपे तीर का निशान होता है वो हमारा एमिटर होता है, और जिसपे कुछ नहीं होता वो कलेक्टर होता है, सीधी सी बात। ये 2 प्रकार में मुख्य रूप से होता है, एक होता है आपका NPN और एक होता है PNP। सिंबल की बात करता हूं तो दोस्तों यहाँ पे इस प्रकार से होता है ये। तो दोस्तों ये गुरुजी आपने तो दोनों ही एक जैसे बना दिए, बिल्कुल दोनों एक जैसे हैं, फर्क छोटा सा ही है इसलिए। तो यहाँ पे PNP है, इसमें NN ज्यादा आ रहा है इसलिए NN है, तो N यानी निकलना, ऐसे लिखा दो, बाहर निकल रहा है यानी। यहाँ पे PP यानी प्रवेश करना है तो प्रवेश करा दो अंदर की ओर, बस इतना ही खेल है। तो ये इसका हो गया और ये इसका हो गया। जिसपे तीर लगता है वो एमिटर होता है, और जो बीच में होता है, दोनों के बीच में है भाई साहब ये, तो ये आपका बेस होता है, और ये क्या हो जाएगा, ये कलेक्टर हो जाएगा। ये लो ये लो ये लो। तो यहाँ पे जो आपका ट्रांजिस्टर होता है ये एम्पलीफायर के रूप में 100% आराम से काम करता है, डायोड के रूप में भी काम करता है, रेक्टिफायर के रूप में काम करता है, लेकिन भाई साहब कैपेसिटर के रूप में बिल्कुल भी कार्य नहीं करता है। यह एक धारा नियंत्रण युक्ति होती है। किसका नियंत्रण करेगा, तो हम कहेंगे धारा नियंत्रण, धारा नियंत्रण। तो धारा नियंत्रण, तो ये धारा नियंत्रण होता है। वोल्टेज प्रचालित होता है, इसकी जो रेटिंग होती है वो 1.5 वोल्टेज से लेकर के 45 वोल्टेज तक होती है। तो ये ट्रांजिस्टर है, 3 टांग होती है, ठीक है। आगे चलते हैं, अब अगला प्रश्न आता है, और अगला प्रश्न लीजिएगा यहाँ पे, और ये अगला प्रश्न आ चुका है। प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, समझिएगा ध्यान से। प्रश्न है, 2 पॉइंट स्टार्टर की होल्डिंग क्वाइल खालिस्तान के साथ मोड़ी जाती है। 2 पॉइंट स्टार्टर है, और 2 पॉइंट स्टार्टर है मेरे दोस्तों, यहाँ पे इस तरह प्रतिरोध होता है, ये यहाँ पे आर्मेचर होता है क्योंकि 2 पॉइंट तो है,
यहाँ पे आपका ये हैंडल होता है और यहाँ लगाई जाती है एनवीसी, ये, और एनवीसी के पास आपका हैंडल लास्ट में चिपक जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्रतिरोध होता है, इस प्रकार से ये प्रतिरोध होता है, और करंट इससे जाता है, यो जाता है, फिर डायरेक्ट यो आ जाता है, यो, तो ये जाके और इसमें से यो जाता है और ये इसमें जाता है। तो ये जो होती है इसी को होल्डिंग कॉइल कहते हैं। क्या कहते हैं हम? इसी को एन, जो भाई एनवीसी जो होती है ना, एनवीसी जो होती है यही आपकी होल्डिंग कॉइल कहलाती है, होल्डिंग कॉइल कहलाती है। और ये हमेशा ध्यान रखना, पतले तार अधिक लपेट में होती है, पतले तार अधिक लपेट, मोटी मोटी पतले तार बहुत लपेट। तो ये आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? राइट ऑप्शन हो जाता है। इसका काम है केवल इस लीवर को, प्लंजर को जकड़ के रखने का कार्य होता है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों यहाँ पर, और प्रश्न है ये क्या कह रहा है भाई, तू भी बता। चलो, 66 केवी से अधिक लेकिन 230 केवी तक की वोल्टेज सीमा में पावर संचारित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन प्रकार की यूजी केबल, यानी यूज होने वाली केबल का इस्तेमाल किया जा सकता है? दोस्तों यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले थोड़ा सा संरचना देख लेते हैं केबल की। तो यहाँ पे दोस्तों जिसमें करंट जाता है उसको तो हम कहते हैं क्या? कंडक्टर। क्या कहते हैं? या कंडक्टर कह दीजिए, चाहे कोर कह दीजिए। इसके ऊपर चढ़ा होता है मेरे दोस्तों इंसुलेशन, तो इसे कहते हैं हम इंसुलेशन कहते हैं। और इंसुलेशन के ऊपर किसी प्रकार की कोई नमी नहीं आनी चाहिए, इसलिए दोस्तों यहाँ पे एक और परत चढ़ाते हैं, और इस परत को अपन कहते हैं सिथड़। क्या कहते हैं? इसे सिथड़ कहते हैं दोस्तों, सिथड़ कहते हैं। और ये जो सिथड़ होता है ये शीशे का बना होता है, और शीशे को बचाने के लिए यहाँ पे एक और परत आती है, और इस परत को कहते हैं अपन क्या? बेंडिंग। क्या कहते हैं? इसे बेंडिंग कहते हैं। और बेंडिंग के ऊपर फिर परत आती है जिसमें यहाँ पे बहुत सारे तार ही तार होते हैं, और ये यांत्रिक चोट से सुरक्षा के लिए होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? आर्म रिंग कहते हैं, आर्म रिंग कहते हैं। तो क्या कहते हैं? आर्म रिंग कहते हैं। और इसके ऊपर भी एक और होती है दोस्तों, और ये लास्ट परत होती है जिसे हम क्या कहते हैं? सर्विंग कहते हैं। तो सर्विंग होता है, फिर आर्मरिंग होता है, फिर बेंडिंग होता है, फिर सितड़ होता है, फिर इंसुलेशन होता है, फिर कोर होता है। यहाँ पे अब बात करते हैं 3 प्रकार की केबल मुख्य रूप से होती है दोस्तों। एक होती है यहाँ पे बेल्टेड केबल, क्योंकि संचरण लाइन में 3 प्रकार की होती है, तो बात करेंगे यहाँ पे बेल्टेड केबल। एक होती है आपकी स्क्रीन केबल, और एक होती है दाब प्रेशर केबल। ये जो केबल होती है ये 11 केवी तक होती है एक होती है यहाँ पे 66 केवी तक होती है, और एक होती है 66 केवी से ऊपर होती है, और 132 केवी तक होती है यहाँ पे। तो दोस्तों गैस दाब स्क्रीन तो ये हो गई 66 केवी तक, बेल्ट युक्त 11 केवी तक हो गई, और तेल से भरी केबल और गैस दाब तो यहाँ पे 11 केवी, 66 केवी, 66 से 132 केवी। और ये क्या कह रहा है? 66 से अधिक हो लेकिन 230 केवी तक की वोल्टेज सीमा को पावर संचालित करने के लिए कौन सी यूजी केबल होती है? तो दाब प्रेशर जो केबल होती है, दाब प्रेशर गैस दाब केबल होती है, और एक होती है तेल से भरी केबल। अगर दोस्तों दोनों ऑप्शन में हो तो बेटर ऑप्शन होता है यहाँ तेल से भरी, क्योंकि ये है भाई, दाब प्रेशर यहाँ भी लग रहा है, ध्यान रखना। तो यहाँ तेल भरी केबल होती है, ये नहीं होगा तो फिर यहाँ अपन ये करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऊष्मा को तुरंत खींच लेता है ये। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न लीजिएगा, और ये लीजिएगा अगला प्रश्न। और दोस्तों यहाँ पे प्रश्न क्या कह रहा है समझिएगा ध्यान से। फ्लेमिंग के बाएं हाथ, ठीक है, में अंगूठा क्या की दिशा दर्शाता है? दोस्तों हमारे फ्लेमिंग वैज्ञानिक है, उसने दायां का भी दिया और बायां का भी दिया। यहाँ पे ये हमारा कौन सा है? तो हम कहेंगे ये है बायां। कौन सा है? बायां। तो इसमें कहा कि अंगूठा ले लीजिए, ले लिया, पहली अंगुली ले लीजिए, ले ली, और बड़ी अंगुली ले लीजिए जिसे माध्यमिक अंगुली भी अपन कहते हैं,
और इन तीनों को इस प्रकार से सेट कीजिए ताकि इन तीनों में परस्पर यानी आपस में 90 डिग्री का कोण हो। जैसे यो बोलो 90 डिग्री है कि नहीं है, इसमें 90 डिग्री है कि नहीं है, इसमें 90 डिग्री है कि नहीं है। तो अंगूठा जो है ये घूमने की दिशा को बताता है कि यानी कि बाएं हाथ है, अब बाएं हाथ है तो आर्मेचर पर यहां पर क्या धारा आएगी और बल लगेगा। यानी या तो आप कह दो चालक के घूमने की दिशा को, या फिर कह दो कि आर्मेचर पर जो बल लग रहा है ना उसकी दिशा को दर्शाएगा ये। इसका कार्य होता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को या चुंबकीय फ्लक्स की दिशा को दर्शाना, दिशा को। और यहाँ है जो हम विद्युत वाहक बल दे रहे हैं, विद्युत दे रहे हैं, उसको दर्शाएगा ये। धारा यानी आरोपित ईएमएफ को दर्शाता है, ये बल को दर्शाएगा, ये आरोपित ईएमएफ को दर्शाता है। संवाहक यानी कंडक्टर पर जोर हो गया, प्रेरित ईएमएफ, प्रेरित ईएमएफ फ्लेमिंग का बाया है तो प्रेरित थोड़ी होगा, ये तो जनरेटर में होगा। चुंबक की ये तो छोटी अंगुली होगी। पश्च से ईएमएफ हो गया, पश्च से ईएमएफ जो होता है वो आपके ध्यान रखना यहाँ पे दाहिने हाथ की बड़ी अंगुली दर्शाती है। तो यहाँ पे संवाहक का मतलब क्या हो गया, चालक, और चालक पर जोर, जोर का मतलब क्या हो गया, बल, जोर का मतलब क्या हो गया, बल। तो राइट ऑप्शन क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पे ए ऑप्शन होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ये थे अपने टोटल क्वेश्चन, और आज आपको बहुत अच्छा मजा आया होगा क्योंकि काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे और काफी डीपली अपन ने पढ़ा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद मेरे दोस्त।